हम प्रश्न पत्र चतुर्थ के लिए डिस्कशन करेंगे और यह एक रिवीजन का आपका अवसर है। इसमें हम भारतीय संविधान, मानवाधिकार एवं लैंगिक संवेदनशीलता, पुलिस आचरण, व्यवहार व संवाद कौशल के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें पूर्णांक 125 हैं और इसमें भारतीय संविधान से शुरू करते हैं। संविधान क्या है? देश का संविधान ये राजनीतिक व्यवस्था का एक बुनियादी ढांचा तय करता है। इसमें कई हमारे आर्टिकल्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जिनके बारे में प्रश्न किए जाएंगे। सबसे पहले है अनुच्छेद 21, 32, 226, 311, 51A, इनके बारे में है। इससे पहले हम भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बातचीत कर लेते हैं। प्रमुख विशेषताओं में हम देखते हैं कि ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल थे और जब आरंभ में बना तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब इसमें 12 अनुसूचियां हैं। फिर आपने देखा होगा कि लगभग 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। तो हमारा भारत का संविधान ये लचीला भी है। कई संशोधन इस प्रकार से होते हैं कि जो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं, और कई संशोधन इस प्रकार के हैं जिसमें 2/3 मेजॉरिटी और साथ ही आधे जो राज्यों के लेजिस्लेचर है उससे उसको पास करना होता है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की विशेषताओं में ये संविधान हमारा कठोर भी है और लचीला भी है। संविधान में हमें देखने को मिलेगा कि फेडरल स्ट्रक्चर है, संघात्मक प्रणाली अपनाई गई है और इसमें केंद्र सरकार को कई मामलों में आप देखेंगे कि अधिक अधिकार प्राप्त है। खासकर ऐसे इसमें आपातकालीन प्रोविजंस दिए गए हैं कि जिसमें शक्ति केंद्र सरकार की बढ़ जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य सरकारें कमजोर हैं। ये भी अपना एक पैरेलल सरकारें हैं और जिनके अपने अधिकार हैं जो संविधान में सभी वर्णित हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था संविधान से बाहर नहीं जा सकती। सभी की सीमाएं तय की गई हैं, चाहे उसमें कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सभी को जो अधिकार हैं वो सीमित किए गए हैं। इसी प्रकार जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं उनके भी अधिकार इसमें वर्णित है। सबसे पहले हम देखते हैं फिर अनुच्छेद 21। इसमें हमें जो अधिकार दिया गया है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति की उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसकी पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती या उसके प्राण नहीं छीने जा सकते जब तक कि कोई प्रोसीजर एडॉप्ट न किया गया हो। केवल किसी व्यक्ति को गिरफ्तार एक निश्चित जो हमें एक प्रोसीजर दिया हुआ उसके तहत ही कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी को फांसी की सजा हुई है तो तभी दी जा सकती है जब एक निश्चित प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा कि पहले FIR होगी, उसके बाद विवेचना होगी, गिरफ्तारियां होगी, फिर कोर्ट में सुनवाई होगी, पक्ष विपक्ष को सुना जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो भी निर्णय माननीय न्यायालय का आएगा। उसके बाद अपील का प्रावधान दिया गया है, विभिन्न स्तर पर अपील की जा सकती है। तो ये प्रोसीजर बना दिया गया, केवल उसके आधार पर ही हम किसी भी व्यक्ति के प्राण या उसकी पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो छीनी जा सकती है। आर्टिकल 32 और 226 लगभग मिलते जुलते हैं। ये संवैधानिक उपचारों का बारे में दिया गया है। आर्टिकल 32 में दिया गया है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको किस प्रकार से लागू किया जाएगा। उनको लागू करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। इसमें यदि किसी व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे अप्रोच कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय को। इसमें अनुच्छेद 32 के तहत वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएगा और अनुच्छेद 226 के तहत इन्हीं मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में संबंधित हाई कोर्ट में भी जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय में जाकर वह अपनी रिट दाखिल कर सकते हैं। इसमें 5 प्रकार की रिट के बारे में भी उल्लेख किया गया है
जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है। आप देखते हैं कि 24 घंटे से अधिक पुलिस या किसी भी व्यक्ति को अवैध हिरासत में नहीं रखा जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, उसको पेश नहीं किया गया है अदालत में, तो ऐसे मामले में उसके जो पर्सनल लिबर्टी है, यानी आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो गया है, उसको पेश करना होगा। इसके लिए एक रिट दायर की जा सकती है, जिसे हम हैबियस कॉर्पस कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसी प्रकार से दूसरी रिट है परमादेश, जिसमें हम ये मैंडामस के नाम से जानी जाती है। इसमें अगर इसका किसी को कमांड करना है, कोई कार्य करने के लिए कहना है, जो कार्य नहीं किया जा रहा है, तो इसके लिए परमादेश जारी किया जाएगा। तीसरा प्रतिषेध है, जिसमें हम किसी कार्य को करने से मना करते हैं। ये तीसरी रिट है। इसी प्रकार से फिर उत्प्रेषण है, जिसमें जो रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकाय में लंबित वादों को वरिष्ठ न्यायालयों में भेजे जाने का आदेश दिया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं उसमें कार्य सही किया गया है, इसकी जांच के लिए उससे ऊपर के जो हायर कोर्ट्स हैं उनके अंदर उस मामले को सुनवाई की जाती है। इसके बाद अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ है आपका क्या अधिकार है। क्वो वारंटो, कोई व्यक्ति किसी पद पर कार्य करता है, अगर उसके पास कोई अधिकार पत्र नहीं है तो उससे अधिकार पत्र मांगा जा सकता है, देखने के लिए कहा जा सकता है कि आपका क्या अधिकार है। तो इस प्रकार से उच्च न्यायालय में जो रिट की अधिकारता है वो अनुच्छेद 226 में आएगी और अनुच्छेद 32 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। इसी प्रकार जनहित याचिकाएं हैं, जो कोई भी ऐसे कॉमन इंटरेस्ट का, पब्लिक इंटरेस्ट का कोई कार्य है जिसके बारे में वो कार्य कराया जाना आवश्यक है, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर इसमें आगे कार्रवाई कर सकते हैं। मात्र एक पोस्ट कार्ड के ऊपर या एक लेटर के ऊपर, एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका कायम की जा सकती है। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 311, अनुच्छेद 311 में लोक सेवकों को कुछ संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। यदि किसी पब्लिक सर्वेंट के नौकरी से हटाना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जिसने कि उसको अपॉइंट किया हुआ है, वही अधिकारी या उससे उच्च अधिकारी ही उसको नौकरी से पृथक कर सकता है। इसमें आप जैसे देखेंगे कि कांस्टेबल जब भर्ती होते हैं तो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक से नीचे रैंक का कोई भी अधिकारी किसी भी कांस्टेबल का रिमूवल नहीं कर सकता या टर्मिनेशन नहीं कर सकता। तो यह अधिकार 311 में दिया गया है। इसी प्रकार से 311(2) में दिया गया है कि यदि किसी लोक सेवक को पदच्युत या पद से हटाना है तो वो तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कार्रवाई के बारे में उसके आरोप क्या लगे हैं उसको आरोप बताए जाए, उसके बाद सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाए, उसमें जांच कराई जाए, उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले, उसकी बात सुनवाई दी जाए, रीजनेबल उसको टाइम दिया जाए, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए सुनने की, तभी उसके बाद उसमें निर्णय लिया जा सकता है किसी व्यक्ति को नौकरी से निकालने के लिए। ये 311 सबसेक्शन 2 में दिया गया है। इसी तरह 311(2) में दिया गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में लोक सेवक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है। कई मामले ऐसे हैं इमरजेंसी में, जैसे कोई व्यक्ति लगता है कि वह देश की सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है, उस व्यक्ति का हटाया जाना अति आवश्यक है, किसी अपराध में वो दोष सिद्ध ठहराया जा चुका है, तो ऐसे मामलों में फिर जांच का प्रावधान नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पुलिस में कई बार 8(2)B आप नाम सुनेंगे, नियम 8(2)B, उसके तहत हम निकाल देते हैं। तो ये एक अनुच्छेद 311(2) से ही यह अधिकार दिया गया है। उसके बाद संविधान में जहाँ हम अधिकारों की बात करते हैं, मौलिक अधिकार, उसके बाद हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं। इसको ये मूल संविधान में नहीं थी, बाद में इनको जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 51 का के रूप में इसको जोड़ा गया, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा है। इसमें
हमारे कई इस प्रकार की ड्यूटीज़ दी गई हैं जो प्रत्येक नागरिक को उसका पालन करना चाहिए। जैसे हमारे जो आदर्श संस्था हैं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, ऐसे हमारी लोकतंत्र की संस्थाओं का सभी नागरिक सम्मान करेंगे। स्वतंत्रता के आंदोलन को जिन मूल्यों ने प्रेरित किया उनका सम्मान करेंगे, उनको मानेंगे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। जो रक्षा देश की करने के लिए आह्वान जब भी किया जाएगा, राष्ट्र की सेवा करने के लिए उद्यत रहेंगे। सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व के भावना का निर्माण करेंगे। सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझाएंगे, उसका परिरक्षण करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे, वन, झील, नदी आदि इनकी सेहत का ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ये ज्ञानार्जन, सुधार की भावना, इसको अपने ओर विकसित करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करेंगे और इसको किसी भी प्रकार से हिंसक गतिविधियों से प्रभावित नहीं करेंगे, हिंसा से दूर रहेंगे। साथ ही व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता और उसके प्रतिपाल्य के जो संरक्षक हैं, उनके लिए यह आवश्यक है, उनका कर्तव्य होगा कि इन बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस प्रकार से क से लेकर ट तक ये अधिकार हैं। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसमें अनुच्छेद 21 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जिसमें शिक्षा का अधिकार जो मैंने ट में आपको वर्णित किया है। इसके बाद आपके सिलेबस में आता है माननीय सांसद, विधायक, न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। तो इसमें हमारे कुछ इनके व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं, कुछ सामूहिक विशेषाधिकार हैं। जैसे किसी भी सांसद या विधायक को सदन के सत्र के दौरान किसी न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अगर किसी माननीय सदन के सदस्य की गिरफ्तारी की जाती है पुलिस के द्वारा, तो उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष या चेयरमैन विधान परिषद या राज्यसभा, उनको दी जानी आवश्यक है। सदन की अवमानना के लिए व्यक्ति को दंड देने की भी शक्ति इन सदनों को दी गई है। इसी प्रकार राष्ट्रपति और राज्यपाल के कुछ विशेषाधिकार हैं। इसमें कुछ शक्तियां और कर्तव्य दिए गए हैं। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, उनकी पदावधि के दौरान कोई भी प्रोसिक्यूशन उनके ऊपर नहीं चलाया जा सकता। इसी प्रकार बंदी बनाने या कारावासित करने के लिए भी कोई न्यायालय आदेशिका जारी नहीं कर सकती है। सिविल मामलों में राष्ट्रपति, राज्यपाल के विरुद्ध उनके व्यक्तिगत रूप से किए गए किसी कार्य के लिए कोई कार्रवाई तभी संस्थित की जाएगी जब इसकी लिखित सूचना उनको 2 माह पूर्व दे दी गई। इसी तरह उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के भी कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। इन विशेषाधिकारों में है कि उनके पद से उनको नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए आपको एक महाभियोग की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 124 में दी गई है, उसके अनुसार ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसको संसद के सदनों के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही महाभियोग के द्वारा किसी भी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मानवाधिकार, जिसमें राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग के बारे में दिया गया, कार्य व शक्तियों का दिया गया। प्रत्येक राज्य में और केंद्र में मानवाधिकार आयोग बनाया गया है। मानवाधिकारों की जो अधिकारों की अवधारणा है, उनका महत्व है। ये प्रारंभ होता है मैग्ना कार्टा चार्टर से, जिसमें ये एक चार्टर था मानवाधिकार के संबंध में, जिसे प्रथम चार्टर कहते हैं। साइरस सिलेंडर में भी इसी प्रकार के मानवाधिकारों का उल्लेख किया गया है। मानवाधिकार के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है, उसमें अनुच्छेद 14 महत्वपूर्ण है, जो समता का अधिकार प्रदान करता है। इसी तरह अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति इसमें पीसेबली एकत्र हो सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। भारत या राज्य के किसी भी हिस्से में जाकर बस सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, कोई भी जीविका का साधन अपना सकते हैं। इस प्रकार की ये स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद
20 में अपराध के अभियोग में 3 संरक्षण दिए गए हैं कि कोई भी कार्योत्तर विधि से संरक्षण दिया गया है। ऐसा जब भी किसी नियम का उल्लंघन बताकर अपराध घोषित किया जाता है तो वह नियम उस समय लागू होना चाहिए जिस समय उसका उल्लंघन किया गया है। ऐसा नहीं कि बाद में कोई कानून बना दें और उसके बाद उसको दंडित किया जाए। इसी प्रकार से डबल जेपार्डी का सिस्टम बोलते हैं, दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया। किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध में 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, केवल एक ही बार उसको दंड दिया जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 के बाद हम अनुच्छेद 21 में जो राइट टू लाइफ, जो जीवन का अधिकार है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात है, जो आपको पहले ही बता दिया गया, उसके लिए एक प्रोसीजर अपनाना होगा। और इसमें एक खास बात है कि ये न केवल भारत के नागरिकों को बल्कि अन्य बाहर के देशों से आए हुए लोगों के लिए भी यह अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 22 में अवैध निरुद्धि से संरक्षण है। इस अनुच्छेद में 4 संरक्षण दिए गए हैं कि गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार दिया गया है, अपनी रुचि के किसी वकील से परामर्श कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार दिया गया है और 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना विरोध से स्वतंत्रता दी गई है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बना, जिसके अनुसार मानवाधिकार आयोग के कार्य और इनकी शक्तियां निर्धारित की गई हैं। इनके कार्य हैं कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति आवेदन करने पर पीड़ित पक्ष की ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र पर जांच की जाएगी। मानवाधिकार का उल्लंघन या उसका दुष्प्रेरण किया जाता है, उसकी जांच की जाएगी। मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने में उपेक्षा के लिए लोक सेवक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। सिविल कोर्ट की इस आयोग को शक्तियां प्राप्त हैं। किसी भी व्यक्ति को ओथ पर, एफिडेविट पर बयान देने के लिए कहा जा सकता है, पर्सनल अपीयरेंस के लिए कहा जा सकता है। फिर जांच संबंधी शक्तियां दी गई हैं, उसमें साक्षी की उपस्थिति, शपथ पर परीक्षा, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति, किसी न्यायालय कार्यालय के अधीन लोक लेखा को तलब करने की शक्ति, ये शक्ति सभी मानव अधिकार आयोग को दी गई है। धारा 14 में दिया गया कि वो अनुसंधान भी कर सकते हैं, अन्वेषण कर सकते हैं। आयोग किसी घटना की जांच के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अध्याधीन किसी भी अधिकारी या अनुसंधान में सहयोग करने के लिए कह सकता है। समन जारी कर सकता है किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए। परिवादों की जांच के बारे में जो वर्णन है वो धारा 17 में दिया गया है और धारा 18 में जांच के बाद उठाए गए कदमों के बारे में दिया गया है। पुलिस उप संस्कृति के बारे में बताया गया है कि हमें निम्न बिंदुओं पर परिवेश में महती आवश्यकता है कि अपराध नियंत्रण में जो पुरानी हमारी पद्धति है, जैसे रात्रि में पैदल गश्त करना, साइकिल के द्वारा गश्त करना, अब आजकल बाइक के द्वारा गश्त हो गई है। कई सारी मोबाइल्स आ गई हैं जिनको चीता आदि नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से यूपी 112 112 की गाड़ियाँ आ गई हैं गश्त के लिए, लोगों के कंप्लेंट्स तुरंत अटेंड करने के लिए। निर्बल और कमज़ोर वर्गों के न्याय के प्रति पुलिस को काफ़ी सजग रहना चाहिए, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, गैर वैज्ञानिक परंपराएं हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। कि पुलिस को कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना तो पीड़ित के खिलाफ, यहाँ तक कि मुलजिमों के खिलाफ भी किसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मानवाधिकारों का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। इसमें पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में कई बार ये देखने में आता है कि FIR लिखने में आनाकानी करते हैं, उनकी कंप्लेंट नहीं सुनते, उनकी पूरी बात नहीं सुनते, मेडिकल परीक्षण नहीं कराना। तो इस प्रकार की जो गलतियां हैं उनसे पुलिस को हमेशा दूर रहना चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप अक्सर पुलिस के ऊपर लगते हैं, तो यह भी काफ़ी ये पुलिस के भ्रष्टाचार के जो आरोपों से मुक्ति के लिए जरूरी है कि अपने आचरण को व्यवस्थित रखें और
इसमें किसी भी भ्रष्ट गतिविधि में शामिल ना हो। कई बार पुलिस कर्मचारी खराब टर्नआउट में आते हैं सामने, गलत वर्दी का धारण करना, अधूरी वर्दी पहनना, गंदी वर्दी पहनना, इससे पुलिस का सम्मान कम होता है। कोई भी अवैध रूप से निरुद्ध ना किया जाए, किसी को प्रताड़ना या थर्ड डिग्री के तरीके ना अपनाए जाए, वैज्ञानिक पद्धति का अपनी विवेचना में समावेश किया जाए। पुलिस अभिरक्षा में हिंसा ये बहुत ही बड़ा अपराध है। पुलिस अभिरक्षा में बलात्कार, ये भी गंभीर आरोप पुलिस के ऊपर लगते रहते हैं और इसमें काफ़ी निर्णय आए हैं माननीय न्यायालय से और उच्चाधिकारियों के भी आदेश इसमें प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे मामलों में कई परिपत्र डीजीपी महोदय ने जारी किए हैं, शासनादेश भी आते हैं। इसलिए किसी भी पंजीकृत अभियोग की सूचना 24 घंटे के अंदर मानवाधिकार आयोग को प्रेषित की जाती है जहां पर कोई कस्टोडियल डेथ हो गई है। इसकी मजिस्ट्रियल उसका पंचायतनामा कराया जाता है, मजिस्ट्रियल जांच कराई जाती है। इसी प्रकार से अगर लगता है कि कोई दोषी है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराया जाना, पैनल के द्वारा उसकी मेडिकल पर उसका पोस्टमार्टम कराया जाना, ये सब बिंदु उसमें शामिल किए जाते हैं। और इनसे अभियोगों की पैरवी भी अभियोजन पक्ष द्वारा काफ़ी मुस्तैदी से की जाती है। फर्जी मुठभेड़ के भी आरोप कई बार लगते हैं। कोई भी गलत कार्य पुलिसकर्मियों को संकट में डाल सकता है। किसी भी अपराधी को, चाहे वो कितना बड़ा अपराधी हो, उसको कानून के अनुसार ही सजा दिलानी है। किसी को पकड़कर गोली मार देना, कहीं एक स्थान से पकड़कर दूसरे स्थान पर ले जाकर फर्जी एनकाउंटर दिखा देना, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिसमें पुलिसकर्मी दंडित हुए। काफ़ी लोगों पर इसमें मुकदमे चल रहे हैं, कई लोग जेलों में हैं। तो इससे हमेशा बचना चाहिए। कोई भी आपका वरिष्ठ अधिकारी आपको इल्लीगल कार्य के लिए, गैर विधिक कार्य के लिए बाध्य नहीं कर सकता। समाज के गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों के प्रति हमेशा दया का भाव रखना चाहिए, उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि पुलिस की वर्दी में भी रहकर आप सभी सबसे पहले भारत के नागरिक हैं। इसमें महत्वपूर्ण विधि आई है जिसमें महबूब वाचा बनाम राज्य, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग आई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में यह तथ्य सामने आया कि घटना के समय पुलिसकर्मियों द्वारा मृतक की पत्नी के साथ भी मारपीट की गई थी और ये मामला पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु का पाया गया। तो इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसमें संविधान के अनुच्छेद 21-22 के प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करने के बारे में दिया गया है। विवेचना के दौरान या पूछताछ के समय किसी भी हिंसा या प्रताड़ना या अमानवीय व्यवहार को इसमें प्रतिषेध किया गया है। इसी प्रकार से अगली जो रूलिंग है जो आपके सिलेबस में, वो है खेड़त मजदूर चेतना संघ बनाम मध्य प्रदेश। इस पे भी मानवाधिकार उल्लंघन और पिछड़े इलाकों में जनजातियों पर हो रहे अत्याचार और पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इसमें गरीब आदिवासियों के शोषण को रोके जाने की बात की गई। कानून को लागू करने में इसमें मानवीय रुख अपनाना चाहिए। गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों को अमानवीय तरीके से डील न किया जाए। इसी प्रकार फिर डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूलिंग आई थी 1997 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों, हिंसा और अमानवीय व्यवहार के संबंध में उन अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके अनुरूप कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। और इसमें कई ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। जैसे कोई भी पुलिस की वर्दी में ही नेम प्लेट लगाओ, वही व्यक्ति पूछताछ कर सकता है। गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी मेमो तैयार करेंगे। कम से कम एक गवाह या तो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति हो, उसका हस्ताक्षर कराएंगे। फर्द पर अभियुक्त के हस्ताक्षर कराएंगे। गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति की सूचना उसके मित्र या हितैषी को दी जाएगी। यदि वह किसी लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन के वकील की मदद चाहते हैं तो वह भी उसको उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें कई निर्देश दिए गए हैं जिसमें जीडी में अंकन किया जाना, इसका हर एक जो कदम है उसका रिकॉर्ड किया जाना
और उसको गिरफ्तार जो व्यक्ति है उसको भी उसके जो अधिकार हैं उनसे अवगत कराना, जिसमें चिकित्सीय परीक्षण कराना है, पूछताछ के जो मध्य उसके अधिवक्ता से मिलने की अनुमति देना, यह सभी बातें उसमें आई हैं। जो गिरफ्तारी की गई है उसको हमारे जो कंट्रोल रूम है उसमें भी उसका उल्लेख करना, वहाँ बोर्ड पर लिखना। फिर एक महत्वपूर्ण रूलिंग और है जो जोगेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश। इसमें गिरफ्तारी के समय किए जाने वाले व्यक्ति के अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया है कि ये गिरफ्तार किया व्यक्ति अभिरक्षा में रहते हुए भी उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह एक नागरिक है। एक गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अभिरक्षा में रहते हुए भी भारत का नागरिक है। पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि जब वह गिरफ्तार किए व्यक्ति को पुलिस स्टेशन लाए तो उसको उसके अधिकार से अवगत करा दे। पुलिस स्टेशन की जनरल डायरी में, जीडी में, रोजनामचाम में उसका उल्लेख हो। उसकी गिरफ्तारी केवल इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि आपको गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है। अगर आपको लगता है कि वह व्यक्ति दोषी है, मुलजिम है, वह एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, तभी आवश्यक मामलों में ही गिरफ्तारी की जाए। अब केवल गंभीर अपराधों में ही गिरफ्तारी का प्रावधान है, अन्य में धारा 41A का नोटिस दिया जाता है। यदि वह विवेचना में सहयोग करता है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों की गिरफ्तारी के बारे में भी निर्देश दिए गए हैं कि बच्चे की एक सोशल स्टेटस रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके बाद ही जो हमारा बाल पुलिस अधिकारी है वह व्यक्ति डील करेगा जो वर्दी में नहीं रहता। इसके लिए इनकी विशेष ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों से कैसे उनको डील किया जाएगा। कोई बच्चा चोरी के आरोप में आता है या कोई और अपराध कर देता है तो उसके बारे में, उसकी सोशल पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी की जाती है, उसका एक पर्चा बनाया जाता है। साथ ही जो किशोर अपचारियों के लिए किशोर न्याय अधिनियम है उसके अनुरूप कार्रवाई की जाती है। ऐसे किशोरों को हवालात में नहीं रखा जाता, अन्य अपराधियों के साथ नहीं रखा जाएगा, ना उनको हथकड़ी रखाई जाएगी। इसकी गिरफ्तारी की सूचना उनके माता पिता को भी दी जाती है। बाल कल्याण समिति जो जिले में बनी है उसको भी सूचना दी जाती है। नेक्स्ट रूलिंग है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। ये 1980 की है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जेल में निरुद्ध बंदियों के मौलिक अधिकारों के विषय में दिशा निर्देश दिए हैं कि जेल में भी रहकर निरुद्ध व्यक्ति को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है। जब तक वह दोषी करार ना हो, उसको सजा ना मिल जाए, तब तक उससे कोई श्रम नहीं कराया जा सकता। जब तक उसको दोषी करार ना दिया जाए, हर ये अवधारणा की जाएगी कि वो निर्दोष है। किसी भी व्यक्ति को कठोरतापूर्वक लंबे समय तक एकांत परिरोध में नहीं रखा जा सकता। सॉलिटरी जो कन्फाइनमेंट है उससे दूर रहेगा, उसमें नहीं रखेंगे। कैदियों को उनके परिवार के सदस्यों और मित्रों से मिलने की भी सुविधा दी जाएगी। जेल में निवास के दौरान उन पर बेड़ी या हथकड़ी आदि नहीं लगाई जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण कुछ निर्देश थे मानवाधिकारों के संबंध में। इसके बाद लैंगिक संवेदनशीलता और बाल संरक्षण के बारे में अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें लैंगिक संवेदनशीलता से आशय हमारा यह है कि भारतीय समाज में कई बार महिलाओं के साथ इस प्रकार के अपराध होते हैं जिनमें हमें ज़्यादा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा पहले सती प्रथा चलती थी, लड़कियों को उनके अधिकार नहीं देना, बाल विवाह कर देना, विधवा विवाह न करने देना, महिलाओं के साथ प्रताड़ना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की बंदिशें पहनावे को लेकर लगाना, उनको कुछ क्षेत्रों में कार्य ना करने देना, कार्य स्थल पर उनके साथ यौन हिंसा किया जाना या उनको इसके लिए बाध्य करना। तो इन सब चीज़ों से छुटकारे के लिए ये जरूरी है कि हमारे कर्मचारी लैंगिक रूप से संवेदनशील हों और उनको नियमों की भी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग है, जिसमें कमेटी वर्क स्थल पर यौन हिंसा ना हो, उनको संरक्षण मिले, उसके लिए एक कमेटी का प्रावधान किया गया कि प्रत्येक कार्यालय में इस प्रकार की कमेटी होगी। यदि कोई कंप्लेंट होती है तो उसके लिए उस कमेटी के समक्ष पूरी सुनवाई होगी और उनको संरक्षण दिया जाएगा। यदि वो FIR लिखाना चाहती है महिला तो उनकी FIR पंजीकृत कराना, जो व्यक्ति उत्पीड़न कर रहा है उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई कराना, ये सभी
उसका हिस्सा है। महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं, जिसमें सार्वजनिक स्थानों में छेड़छाड़, कई बार गंभीर चोट पहुंचाना, एसिड अटैक कर देना, अपहरण, बलात्कार आदि। ऐसे मामलों के लिए कि ये संख्या इनकी ना बढ़े, अभी आपने देखा होगा कि एंटी रोमियो दल प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक थाने में बनाए गए हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि महिलाओं के इस प्रकार के अपराधों को रोका जाए। पुलिस का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण और अपेक्षित व्यवहार, इस पे डिस्कशन होना आवश्यक है। हमें सबसे पहले महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर संवेदनशील होना होगा। समाज में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहे, इसका ध्यान देना होगा। पुलिस द्वारा पक्षपात रहित कार्रवाई करनी होगी, द्वेषपूर्ण कार्रवाई ना करें। महिलाओं के स्कूल कॉलेज हैं, उनके बाहर पिकेट लगाना, एंटी रोमियो दल की तैनाती करना। जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, मार्केट, सिनेमा हॉल आदि, वहाँ पर भी एंटी रोमियो दल और छद्मवेश में लोगों को लगाना। जो छेड़खानी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी, प्रिवेंटिव कार्रवाई करनी और दंडात्मक कार्रवाई भी कराना। कई मामलों में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत ऐसे जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं उनको जिला बदर कराना। ये उत्तर प्रदेश में विशेष अधिनियम है, गुंडा नियंत्रण अधिनियम, जिसके तहत उसको तड़ीपार किया जा सकता है, जिला बदर किया जा सकता है 6 माह के लिए। अगली कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत भी, अगर वो गैंग बनाकर कोई कार्रवाई करता है महिलाओं के खिलाफ, उस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा सकती है। 14(1) जो उनका सेक्शन है, उसके तहत गैंगस्टर एक्ट में उनकी चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA कई गंभीर मामलों में इसको भी लगाया जा सकता है, जिसमें डिटेंशन कर लिया जाता है। इसमें सीधे किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कोर्ट में पेश किए उसको सीधा डिटेंशन किया जा सकता है और उसके बाद उनको एक ये प्रोसीजर दिया गया है कि NSA में किस तरह पहले राज्य सरकार उसको अप्रूव करेगी, फिर NSA की जो अप्रूवल के लिए जो कमेटी होती है उसकी, जिसमें जजेस होते हैं, वहाँ उनके सामने उनको पेश किया जाएगा और ऐसे मामलों में उनको 1 साल से डिटेन किया जा सकता है। पुलिस थाने में जो पीड़ित महिलाएं आती हैं उनके प्रति पुलिस का आचरण व व्यवहार अच्छा होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। कोई भी ऐसी बात जोर शोर से नहीं करनी चाहिए जिससे उनके चरित्र पर कोई लाछन लगाने जैसी बात आई हो। उनकी शिकायत या FIR महिला के द्वारा ही दर्ज की जाए, महिला उनकी बात को सुने और इस तरह से लोगों को खड़ा करना चाहिए कि वो दूर रहें, कोई मर्द उनकी बात को ना सुन पाए। महिला को रात्रि में थाने पर नहीं रोकना चाहिए। इस प्रकार के इसमें प्रावधान है। धारा जब 154 में FIR पंजीकरण की बात है, धारा 155 में NCR कायम होती है CRPC में। FIR कायम होने के बाद जो बयान दिए जाते हैं, धारा 161 के तहत पीड़िता के बयान, सही बयान दर्ज करने चाहिए विवेचक को। उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष भी 164 CRPC के तहत उसके बयान दर्ज कराने चाहिए। मेडिकल परीक्षण आदि समय से कराकर और जितने भी वैज्ञानिक तरीके हो सकते हैं, स्लाइड बनाना, स्लाइड को परीक्षण के लिए भेजना, यह सब कार्रवाई करानी चाहिए। विभिन्न अपराधों से पीड़ित महिलाओं से साक्षात्कार की कई विधियां हैं। सहानुभूतिपूर्वक उनको किस प्रकार सुना जाए, उनकी बात को सुना जाए, उसका निराकरण किया जाए। महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंध में भी प्रावधान दिए गए हैं। किसी महिला की गिरफ्तारी अमूमन महिला के द्वारा की जाए। रात्रि में सनसेट से लेकर सनराइज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। केवल विशेष कारण यदि है तो मजिस्ट्रेट से अनुमति के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। किसी भी महिला की जो तलाशी है, जैसे जामा तलाशी है धारा 51 में CRPC में, या उसके घर की तलाशी है धारा 100 में, महिला की तलाशी महिला के द्वारा ही ली जाए और उसमें लोक लज्जा का भी ध्यान रखा जाए। बाल संरक्षण के बारे में बता दिया है कि मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। किसी भी बच्चे को
अपराधी के साथ नहीं रखना है, ना ही उन्हें हथकड़ी लगाई जाएगी। ये बातों पर बहुत ध्यान रखना होगा। इसमें संपूर्ण बेहुरा बनाम भारत संघ रूलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण बेहुरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये 9/2/2018 को बाल संरक्षण के संबंध में इसमें निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार का महिला व बाल विकास मंत्रालय और समस्त राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करेंगी कि राज्य या राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग बन जाए और उनके बालकों के संरक्षण के लिए प्रभावशाली कार्य करें। दोनों ही आयोग अपना कार्य व दायित्व निर्धारित करेंगे और यह सरकारें सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक जनपद में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति कार्यरत है। बालकों द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में एक विशेष किशोर पुलिस इकाई SJPU स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट ये बनाई जाती है प्रत्येक जनपद में, जिसे विशेष किशोर पुलिस इकाई कहते हैं। इस प्रकार बाल संरक्षण संस्थान उसकी देखरेख की व्यवस्था प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। अब हम आते हैं ऑपरेशन स्माइल में। यह गाजियाबाद में वहाँ SSP थे श्री धर्मेंद्र सिंह, उनके द्वारा ये शुरुआत की गई थी। उन्होंने देखा कि काफ़ी बच्चे वहाँ से गायब हैं जिनकी बरामदगी नहीं हो पाई। तो सबसे पहले एक आकलन किया गया कि कितने बच्चे गायब हैं। ये काफ़ी बड़ी संख्या थी, जिसमें 227 बच्चों की बरामदगी एक साथ की गई थी। ये पूरे एक माह के अंदर 227 बच्चे बरामद हुए। इसके लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई, सबसे पहले देखा गया कितने बच्चे गायब हैं। फिर जहाँ जहाँ ऐसी संस्थाएं जो बच्चों के लिए कोई सेंटर्स चला रही थी, वहाँ देखा गया। रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते, चौराहे पर भीख मांगते उन बच्चों से पूछताछ की गई, उन्हें देखा गया। और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए जगह जगह प्रचार प्रसार कराया गया, जहाँ भी कोई बच्चा मिलता था और जिनके बच्चे खोए हुए थे उनके बारे में। इससे काफ़ी संख्या में बच्चों की बरामदगी हुई और यह एक काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन के नाम से ऑपरेशन स्माइल जाना गया, जिसमें बच्चों की बरामदगी की गई। पुलिस आचरण और व्यवहार के बारे में हम चर्चा करेंगे। पुलिस आचरण के सिद्धांतों का हमेशा पुलिसकर्मी को ध्यान रखना चाहिए। यथोचित रीत से बनाए गए किसी भी कानून का आदर करना चाहिए, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। यह हमेशा आपको सोचना चाहिए कि आप वर्दी जरूर पहनिए, लेकिन फिर भी आप एक नागरिक हैं और कोई भी नागरिक बिना वर्दी के पुलिस वाला है। यह विचार आपके मन में अवश्य होना चाहिए। जो अपराधी हैं आपके सामने, अगर कोई अपराध करता है तो ये मान लें कि वह भी भारत का नागरिक है, उसके भी कुछ अधिकार हैं, उनका भी सम्मान करना होगा। पीड़ित व्यक्ति आपके सामने आता है तो उसकी पीड़ा को आप समझिए। कई बार वह अपनी पीड़ा कई बार गुस्से का इजहार करेगा, हो सकता है कि वाणी संयम भी ना रख पाए, लेकिन पुलिस कर्मचारी को एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर के रूप में कार्य करना चाहिए। हमारी जो रिएक्शन है, हमारी प्रतिक्रिया वैसी नहीं हो सकती जैसा कि एक पीड़ित व्यक्ति कर रहा है। हमें उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक पेश आना चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई विधि सम्मत है वह कार्रवाई हमें करनी चाहिए। इससे पुलिस की छवि में सुधार होगा। शिकायतकर्ता के साथ व्यवहार, गवाहों के प्रति व्यवहार, दुष्चरित व्यक्तियों के साथ व्यवहार, ऐसे सभी मामलों में ध्यान रखना होगा कि वो भारत के नागरिक हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। वो कोई देश के दुश्मन नहीं है। ये जरूर है कि वो किसी कानून का उल्लंघन किया है, लेकिन उनको समझाना, बुझाना, उसके बाद दंडित करने की कार्रवाई की जा सकती है। यातायात उल्लंघन करने पर भी हमें ठीक उसी प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए, शालीनता से पेश आना। अगर वार्निंग से काम चल सकता तो वार्निंग दी जाए। यदि उनका चालान करना है तो चालान करते समय भी किसी प्रकार की कोई उनको असम्मानपूर्वक बातचीत न की जाए, केवल विधिक कार्रवाई की जाए। जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जनप्रतिनिधि काफ़ी सारी संख्या में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो पीड़ित हैं, जो लोग वहाँ के आपके क्षेत्र के निवासी हैं, उनका जनप्रतिनिधियों से काफ़ी आपस में बातचीत होती रहती है। तो आपके सामने काफ़ी सारी समस्याएं ऐसी लाकर बताएंगे जो वास्तविक समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं उनको गलत तरीके से भी बताई जा सकती हैं, लेकिन यह अधिकारी का कर्तव्य है। पुलिस अधिकारी, पुलिस के सिपाहियों को ये देखना चाहिए कि उनको आप धैर्यपूर्वक सुने, उनकी समस्या सुने और उसके बाद ही कोई अपना प्रतिक्रिया दे। और प्रतिक्रिया आपकी सहानुभूतिपूर्वक होनी चाहिए।
अगर कोई लगता है कि सामने वाला कोई गलत आपसे कार्य कराना चाहता तो उसको शांतिपूर्वक समझा दें कि यह कार्य संभव नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग, मजिस्ट्रेट, वकील, जितने भी हमारे व्यापार संघ है और ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनके संगठन हैं, ऐसे सभी लोगों से हमें सम्मानपूर्वक पेश आना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कोई भी गलत व्यवहार की शिकायत होती है तो कई बार इस प्रकार के जो संगठन है वो आंदोलन का रूप अख्तियार कर लेते हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ही घातक है। इसी प्रकार छात्रों से और युवा वर्ग से, क्योंकि कई बार वो आंदोलन के लिए जुड़ जाते हैं, कुछ लोगों की जेन्युइन समस्याएं होती हैं, कुछ लोग उनको भड़का देते हैं, तो इसलिए छात्रों से जब डील करते हैं तो सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए कि जिन छात्रों का आपको जानकारी है कि वो किस कॉलेज के हैं, किस यूनिवर्सिटी के हैं, वहाँ के वीसी, वहाँ के टीचर्स, उनके संगठन का जरूर सहयोग लेना चाहिए। सीनियर स्टूडेंट्स, उनका भी सहयोग लिया जा सकता है। छात्रों की जो वाजिब मांगे हैं उनको संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने का भी काम पुलिस कर सकती है। अपराध पीड़ितों से व्यवहार के बारे में बताया जा चुका है। सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रखें और जो विधिक कार्रवाई है वह समय से कराएं। कहीं भी अगर दो पक्षों का विवाद हो रहा है तो पुलिस की क्या भूमिका होनी चाहिए? पुलिस उसमें पार्टी ना बने, निष्पक्ष कार्रवाई किया जाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास पहले से किसी विवाद की सूचना है तो उसमें निरोधात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। जैसे सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं, 107 है, 116 सीआरपीसी है। मजदूर, दिव्यांग, असहाय व्यक्तियों के साथ व्यवहार, जो गरीब व्यक्ति हैं, जो ऐसे व्यक्ति, ऐसा तबका है जो पीड़ित है या जो अपनी बात कहने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के साथ पुलिस को मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। उनको सम्मान पूर्वक बिठाकर उनकी शिकायत का निराकरण करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कष्ट या तकलीफ में आपके पास आता है तो उनकी शिकायत सुनने के लिए आपको थोड़ा समय देना चाहिए। उनको डराना या धमकाना या हतोत्साहित नहीं करना चाहिए कि आप एफआईआर लिखाकर क्या करेंगे। अगर आपको लगता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है तो उसका साथ दीजिए, उसकी जो विधिक अधिकार है उनका सम्मान कीजिए। पुलिस द्वारा पर्यटकों से कैसा व्यवहार किया जाए? कई हमारे जनपदों में पर्यटक पुलिस बनाई गई है। वहाँ यही देखते हैं कि आप बातचीत करने में आप निपुण हो, आपके पास कौशल होना चाहिए। पर्यटक बाहरी क्षेत्रों से आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, वो उस क्षेत्र से कई बार अनजान रहते हैं, वहाँ के बारे में जानकारी नहीं रखते, तो उनको जानकारी देने के लिए हमारे पास व्यवस्थाएं होनी चाहिए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाना, उनके अधिकारों को या वहाँ के बारे में जो लोकल जानकारी है वो बोर्ड, साइन बोर्ड के माध्यम से बता देना। पर्यटकों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ की इकोनॉमी में काफ़ी सहयोग करते हैं। काफ़ी लोगों को पर्यटन बढ़ने से रोजगार मिलता है। होमगार्ड व ग्राम चौकीदार पुलिस विभाग का अभिन्न अंग है। उनसे उसी प्रकार के कार्य लेने चाहिए जो एक हम पुलिसकर्मी से करा सकते हैं। वह एक हमारे फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं। वो विषम परिस्थितियों में भी कई बार काम करते हैं। उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं है जितनी एक पुलिसकर्मी के पास सुविधाएं हैं। ग्राम चौकीदार गांव में रहकर गांव के बारे में सूचना देता है। हर समय उसके लिए खतरा भी बना रहता है बदमाशों से। तो पुलिस को हमेशा उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनके प्रति हमारा व्यवहार ठीक अपने एक सहकर्मी जैसा ही होना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं और संगठनों से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। इसमें संभ्रांत लोग होते हैं, धनी लोग होते हैं, जो कई बार पुलिस की सहायता भी करते हैं। कई मामले ऐसे, जैसे अभी कोरोना का कहर चल रहा है, कोई बाढ़ की विभीषिका आ गई, भूकंप आ गया, ऐसे मामलों में जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं काफ़ी बढ़कर वो सहयोग करती हैं। उनका सहयोग लेना चाहिए और उनको अपने साथ रखना चाहिए। इससे पुलिस की इमेज अच्छी होती है। महिला पुलिस की भूमिका और उनके साथ व्यवहार। अब महिला कर्मियों की संख्या भी पुलिस बल में काफ़ी हो गई है। प्रत्येक थाने में, पुलिस कार्यालय में महिला कर्मी हैं। उनके साथ बिल्कुल ठीक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे अपने घर में अपनी माता, बहनें और परिवार की अन्य महिलाओं के साथ करते हैं। उनके वही अधिकार हैं जो पुरुष के अधिकार हैं। किसी भी मामले में उनको कमजोर नहीं समझना चाहिए। उनसे बराबरी के
स्तर पर कार्य कराना चाहिए। कुछ महिलाओं की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं, ऐसे मामलों में उनकी पारिवारिक समस्याओं का भी ध्यान रखना चाहिए जब उनसे काम ले या उनके ड्यूटी आवर्स के बारे में। महिलाओं की बातें सुनने के लिए या महिला संबंधी जितने भी अपराध हैं उनके बारे में उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। उनकी भूमिका हमेशा काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है। जैसे एंटी रोमियो दल में महिलाएं बहुत इफेक्टिव हैं। महिलाओं के जो परिवार परामर्श केंद्र हैं या महिला सहायता प्रकोष्ठ हैं उसमें महिलाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। वो काफ़ी घरों को टूटने से बचाती हैं, लोगों को दंडित कराती हैं। सामुदायिक पुलिसिंग के बारे में भाग है कम्युनिटी पुलिस। कम्युनिटी पुलिसिंग ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बात आप हमेशा गांठ बांध लें कि बिना जन सहयोग के कोई भी पुलिस कामयाब नहीं हो सकती। जन सहयोग होना आवश्यक है, जन समर्थन होना आवश्यक है, तभी पुलिस बल कामयाब हो सकता है। हम किस प्रकार से सामुदायिक पुलिसिंग में लोगों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं? उनको पुलिस मित्र बनाना, मोहल्ला सुरक्षा समिति, ग्राम सुरक्षा समिति, कोरोना सुरक्षा समिति आदि में उनको हिस्सेदारी देना, उनसे संवाद बनाना, पुलिस में जो उनकी सहायता कर सकते हैं हम मुकदमा लिखाने में, अन्वेषण में, उनको जानकारी देने में, खोया पाया आदि वस्तुओं के बारे में। तो यह सब अगर हम लोगों की मदद करेंगे तो फिर समुदाय भी आपसे जुड़ता है और ऐसे मामलों में वह आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता है, जिससे पुलिस की इमेज अच्छी हो जाती है। लोक व्यवहार की कला। एक पुलिस अधिकारी को अपने कर्तव्य के दौरान सबसे अधिक जनता से व्यवहार करने और बात सुनने का दायित्व निभाना पड़ता है। ऐसी दशा में जनता के प्रति जो पुलिस का व्यवहार है वह विनम्र होना चाहिए, मधुर भाषा में होना चाहिए, उनकी अपनी भाषा में होना चाहिए। जब दो वर्गों की लड़ाई हो रही है तो उसमें पूर्णतया निष्पक्ष बने रहना चाहिए। कोई भी अवैध इनाम पारितोषिक प्राप्त करने की लालसा मन में नहीं होनी चाहिए। अपराध पीड़ित जो व्यक्ति है उसके प्रति हमें संवेदनशीलता का प्रदर्शन करना चाहिए। आगे साइकोलॉजिकल कुछ विषय हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन है, प्रेक्षण है और इसमें प्रेक्षण के प्रकार हैं। ये इस तरह के गूढ़ विषय हैं जो आपके समझाए गए होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा है। जैसे ऑब्जर्वेशन किस प्रकार किया जाए, संवाद बोलने का कौशल, मोटिवेशन एंड स्किल, प्रेरणा और प्रेरणा कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल। इसमें आपको आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए किसी के बारे में। जैसे आप घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं या आप किसी चेकिंग में हैं तो उसमें प्रेक्षण के गुण आपको होने चाहिए जब आप पूरी तरह से देख सकें। संवाद बोलने का कौशल होना चाहिए, सही बात करना, स्पष्ट बोलना। मोटिवेशन के लिए, प्रेरणा के लिए कई चीज़ें होती हैं। कई बार हम लोगों को शाबाशी देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, पारितोषिक देते हैं, लेकिन कई बार दंडात्मक कार्रवाई भी करनी होती है। इसी तरह लेखन कौशल में आपको पता होना चाहिए किस प्रकार पत्र बनाया जाना है, जीडी में कैसे लेखन लिखना है, मुकदमा कैसे किस प्रकार से कायम करना है, अभिलेखों में किस प्रकार से अपराधों को दर्ज करना है। वैज्ञानिक प्रेक्षण क्या है, इसकी प्रक्रिया से संबंधित बिंदु ये आपकी बुक में काफ़ी डिटेल में दिए गए हैं। उसके बाद है हमारा कम्युनिकेशन, संप्रेषण। संप्रेषण के लिए 3 चीज़ें होनी आवश्यक है कि एक कम्युनिकेशन को शुरू करने वाला, एक कोई माध्यम और एक उसको रिसीव करने वाला। तो जो भी बात हम कहते हैं वह स्पष्ट रूप से सुनने वाले के पास पहुंच जाए। इसके लिए आवश्यक है कि कम्युनिकेशन स्पष्ट हो, डायरेक्ट हो। यह मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, यह वैज्ञानिक तरीके से सेट भी पर भी हो सकता है, सामने भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन लेकिन स्पष्ट हो। कई बार कम्युनिकेशन संप्रेषण में अगर बीच में बाधाएं हैं, अगर कई लोग इन्वॉल्व हैं संप्रेषण में, तो कई बार जो हम बात कहना चाहते हैं वो पूरी तरह से
वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जिसको यह बात कही जा रही है। तो इसलिए हमें जब भी मौखिक संप्रेषण करना हो तो स्पष्ट बताया जाए, लिखित संप्रेषण में सभी बिंदुओं का समावेश किया जाए। कई बार संप्रेषण में न केवल बोलना, जो शब्द बोले जाते हैं वह इंपॉर्टेंट होते हैं, बल्कि हाव भाव आपके कैसे हैं वह भी महत्वपूर्ण है। इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो बोलचाल की भाषा का, नॉन वर्बल जो अशाब्दिक है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ हैं आपके बिंदु, जिसमें आपको फिर लेटर्स के बारे में बताया जाएगा कि डीओ लेटर क्या होता है, जो एक व्यक्तिगत प्रकार का एक पत्राचार है जो अधिकारी से अधिकारी को, अपने समकक्ष अधिकारी को लिखा जाता है। परिपत्र जो हमारे मुखिया हैं उनके द्वारा सभी के लिए के सामान्य कोई निर्देश जारी किए जाते हैं जो महत्वपूर्ण पॉलिसी से संबंधित है, वो दिए जाते हैं। ज्ञापन किसी लोगों के बारे में उनकी डिमांड्स हो सकती हैं, किसी एक सामूहिक किसी मांग के लिए इस प्रकार की जो बातें लिखी जाती हैं वो एक ज्ञापन के रूप में दी जाती हैं। कार्यालय में जो पत्राचार होता है वह कई प्रकार के जो पत्र हैं, अर्धशासकीय पत्र मैंने बताया, उसी प्रकार से एक रिपोर्ट देना या नोट शीट बनाना, तो ये सब ऐसी बातें हैं जो लिखित में हम लोग लेखन के अंतर्गत जो आएंगे। फिर संप्रेषण में जो बातें हैं वो आती हैं आपकी पुलिस संगठन में संप्रेषण की जो क्या स्थिति है, जिसमें रोज नाम चाम की बात है, जो डेली डायरी है वह लिखी जाती है। इसमें डेली के क्रियाकलाप लिखे जाते हैं। रात्रि 12 बजे से पहले रिपोर्ट दर्ज की जाती है 00 बजे से, और उसके बाद उसमें पहरा बदली, अभियुक्तों का आना, थाना अध्यक्ष की या अन्य अधिकारियों की रवानगी, आमद, कैश का आना जाना, इस तरह की महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती हैं। थाना प्रभारी एक साप्ताहिक डायरी लिखता है, गोपनीय प्रतिवेदन जो पुलिस अधीक्षक को भेजी जाती है। इसी प्रकार से लिखित आवेदन करना, कोई आपकी कठिनाई है, परेशानी है, आवास नहीं मिल रहा है, खाने पीने की कोई परेशानी है, बीमारी है, तो ऐसी बातें एक लिखित आवेदन के द्वारा दी जा सकती है। पुलिस में एक परिपाटी है OR, ऑर्डरली रूम, आदेश कक्ष, इसमें उपस्थित होकर भी अपनी बात उच्चाधिकारी को बताई जा सकती है। यह द्वितरफा संप्रेषण होता है, दोनों आमने सामने होते हैं, और इसमें कई बार जो पैटी पनिशमेंट्स भी दिए जाते हैं, जो लोग साधारण इस तरह का गैर अनुशासन की कार्रवाई करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। टूर व भ्रमण ये भी महत्वपूर्ण है। जब आप क्षेत्र में जाते हैं, बीट का भ्रमण करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उसमें हम कई प्रकार के गांव, हिस्ट्री शीटर्स, इन सब से इनके समूह जाते हैं। फिर ब्रीफिंग और डी ब्रीफिंग, कोई भी बड़ा आयोजन होता है उससे पहले फोर्स को ब्रीफ किया जाता है कि उनकी क्या ड्यूटी होगी, कहाँ ड्यूटी लगाई गई है, किन सावधानियों का ध्यान रखना है। उसके बाद जब ड्यूटी हो जाती है समाप्त, जैसे किसी VVIP का आगमन होता है, कोई बड़ी सभा है, तो उसके लिए पहले से ही विस्तार पूर्वक एक योजना बनाई जाती है कि कितनी ड्यूटी लगाई जाएगी, इनर कॉर्डन कहाँ होगा, आउटर कॉर्डन कहाँ लगेगा, किस तरह से गैंगवेज बनाए जाएंगे, कैसे मंच बनाया जाएगा, मंच के पीछे किसकी ड्यूटी होगी, हेलीपैड पर कौन सी ड्यूटी होगी, तो सबको ब्रीफ किया जाता है, बताया जाता है उनके ड्यूटी के बारे में। उसके बाद जब ड्यूटी समाप्त हो जाती है फिर फीडबैक लिया जाता है सभी का, या रिहर्सल के दौरान भी इस प्रकार से किया जाता है। पहले ब्रीफ करते हैं, उसके बाद उनसे उनकी समस्याएं पूछती हैं, और छोटी छोटी जो समस्याएं जो पहले आई हैं वो आगे ना आए, इसको दूर करने के लिए डीब्रीफिंग करते हैं। इसी प्रकार से दरबार लगता है, जैसे उच्चाधिकारी जब भी विजिट करते हैं तो वो सम्मेलन, जिसको सैनिक सम्मेलन कहते हैं, उसमें अपनी समस्याएं बताई जा सकती हैं। सैनिक सम्मेलन में समस्याओं का निराकरण किया जाता है उच्चाधिकारी द्वारा। वहाँ सभी विभागों के लोग, कार्यालय, अकाउंट्स, RI शाखा, रेडियो शाखा, सभी लोग वहाँ पर बैठते हैं, और उसमें हमारे विभिन्न विभाग जितने भी हैं, फायर सर्विस, क्लास 4, क्लास 3, सभी प्रकार के जो कर्मचारी हैं वो अपनी समस्याएं बताते हैं, सामूहिक और व्यक्तिगत। वहाँ उच्चाधिकारी द्वारा उसको लिखा जाता है और उसके बाद उसका निराकरण कराया जाता है। अगले सम्मेलन में
पहले उन समस्याओं का क्या निराकरण हुआ, क्या क्या समस्याएं निपटा दी गई, उनका उल्लेख किया जाता है और फिर नई समस्याएं भी पता कर ली जाती हैं। इसलिए लगातार इस तरह से समस्याओं का हम सुनवाई करते रहते हैं। ये मोटिवेशन के बारे में बताया गया कि लोगों को कैसे प्रेरित करना कार्य करने के लिए। हर व्यक्ति कार्य करने के लिए बना, उसका मन करता है कि कार्य करें, इसीलिए तो नौकरी में आया। काम करने की इच्छा है, इसलिए वो आदमी नौकरी करना चाहता है। उसको और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए हम कई बार उसको पारितोषिक देते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, प्रशंसा पत्र देंगे, उससे वह और कार्य करने के लिए उद्यत होता है। कई बार कोई व्यक्ति नेगेटिव काम करता है तो उसके लिए हम कई बार दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। इसमें कई थ्योरी हैं, जैसे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। सबसे पहली थ्योरी है मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें एक ट्रायंगल बनाई हुई है जिसका आधार काफी बड़ा, कि सबसे पहले हमारी सबसे मूलभूत समस्याएं होती हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वो होती हैं बायोलॉजिकल, जैसे खाना खाना। ये हमारी जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं हैं जो सबसे निचले पायदान पर है। जब हमारी ये समस्याएं पूरी हो जाती हैं, ये हमारी सब आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती हैं, तब व्यक्ति उससे ऊपर के स्टेज के बारे में सोचता है, वो है सुरक्षा की आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड के बाद में जब हमारी सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती हैं, फिर हमारी सोशल नीड्स आ जाती हैं, सामाजिक हमारी आवश्यकताएं। आदमी सामाजिक प्राणी है, वह सोचता समाज में उसका मान सम्मान हो। उसके बाद फिर आत्म सम्मान की आवश्यकताएं आ जाती हैं, सेल्फ एस्टीम। और उसके बाद जो टॉप पर होता है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें आत्म विकास की आवश्यकताएं हैं। ये सबसे जब ज्यादा व्यक्ति इन चीजों की जो छोटी छोटी आवश्यकताएं इनसे जब ऊपर उठ जाता है, जब वो काफी परिष्कृत हो जाता है, उस समय पर वो आत्म विकास की बात करता है। किसी भी ऊपर की जो हमारी आवश्यकता है वो पूरी होने के लिए वो उस आवश्यकता के लेवल पर व्यक्ति तभी पहुंचता है कि जब उसकी नीचे की आवश्यकता पूरी हो जाए। कोई भी भूखा व्यक्ति वह सेल्फ एस्टीम की बात कम सोचेगा। कोई भी भूखा व्यक्ति आत्म विकास की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले आदमी सोचता उसको भोजन मिल जाए, फिर वो सोचता उसको रहने के लिए आवास हो, उसको कपड़ा हो, उसके शरीर की उसके बचाव के लिए सुरक्षा की आवश्यकताएं। फिर वह सोचता है कि वो समाज में उसकी पहचान हो, सामाजिक आवश्यकताएं हैं, लोगों के साथ रहेगा। उसके बाद उसकी बात आती है कि उसके समाज में एक इज्जत हो, वह एक महत्वपूर्ण स्थान में हो, आत्मसम्मान। तो ये मैस्लोज थ्योरी में कहा गया है। तो हम अभिप्रेरणा मोटिवेशन के लिए इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति को जैसी आवश्यकता उसकी पूर्ति करेंगे तो वह व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित होगा। इसी तरीके से इसमें थ्योरी एक्स थ्योरी वाई है। थ्योरी एक्स में क्या आता है कि एक्स में होता है कि कोई भी हर व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, वो सोचता है ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता, वो सारे काम ना करने के बहाने सोचेगा। तो इसको कहते हैं थ्योरी एक्स। जो व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि काम किया जा सकता है, किस तरीके से काम होगा, आशावादी हैं, वो वाई विचारधारा में आते हैं। ये मानवीय मूल्यों पर आधारित है वाई विचारधारा। यह व्यक्ति आशावादी है, उसमें सृजनात्मक गुण हैं। तो ये मैकग्रेगर जो एक थे इसमें साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने थ्योरी दी थी। मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। इसी प्रकार से एक हाइजीन थ्योरी है, उसमें भी बताएं कुछ हाइजीन फैक्टर्स होते हैं जिनसे आदमी काम करना ज्यादा नहीं करता, लेकिन वो संतुष्टि का भाव ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप वर्क प्लेस में हैं, जहाँ काम करते हैं, वहां अगर साफ सफाई अच्छी है तो व्यक्ति और ज्यादा काम करेगा। वहां ज्यादा गर्मी नहीं है, माहौल अच्छा है, वहां आपका बॉस अच्छा है, तो वहां ज्यादा काम करने का मन करता है। तो ये हाइजीन थ्योरी के नाम से, हर्ज़बर्ग के नाम से इसको जाना गया है। तो ये महत्वपूर्ण विषय थे जो आपके इस पेपर में पूछे जाएंगे। ये परीक्षा आपकी 1 तारीख को है। इसमें ये अभी सोशल मीडिया पर आपको ये लेक्चर डाला जा रहा है जो रिवीजन है। उसके बाद जो आपके प्रश्न होंगे वह आप सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, वहाँ आपको उत्तर दे दिए जाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं, आप पेपर अच्छा करें, किसी प्रकार की कॉपिंग या कोई माल प्रैक्टिस यूज करने की कोशिश ना करें। अच्छे नंबर आएंगे, आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है और आप एक अच्छे पुलिसकर्मी के रूप में अपने आप को डेवलप करेंगे। जितनी बातें बताई हैं, अगर इस लेक्चर को सुन लेंगे तो लगभग ये पेपर आपका आसानी से हल हो जाएगा और आपके जो प्रश्न होंगे उनका स्वागत है। फिर अगले पेपर के लिए आपका जो
पंचम समूह है जो अपराध विधि है, अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। तब तक के लिए आपको मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद।